तो भारतीय राज्य व्यवस्था में एक टॉपिक है जो आमतौर पे बहुत कंफ्यूजिंग होता है, बच्चों को समझ में नहीं आता है। ये है धन विधेयक वर्सेस वित्त विधेयक, है ना। एक ये बड़ा कंफ्यूजिंग हो गया है, दिमाग में बहुत ज़्यादा इसको लेकर के बच्चों को समझ में नहीं आता कि धन विधेयक क्या है और वित्त विधेयक क्या है। तो देखो, जो भारत का संविधान है, भारत के संविधान में 3 अनुच्छेद हैं जो इनसे जुड़े हुए हैं। तो आज मैं थोड़ा सा आप लोगों को धन विधेयक और वित्त विधेयक, धन विधेयक और वित्त विधेयक के बारे में बहुत आसानी से समझा दूंगा। इसके बाद कुछ फाइनेंशियल टर्म और हैं जो बजट से जुड़े हुए हैं, जैसे कि लेखानुदान क्या है, प्रत्यानुदान क्या है, अपवादानुदान क्या है, अतिरिक्त अनुदान क्या है, अनुपूरक अनुदान क्या है। ये भी बच्चों को कम समझ में आते हैं, तो मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपको इन्हें भी बहुत आसानी से समझा दूं, ठीक है, क्योंकि एग्ज़ाम के लिए तो ज़रूरी है ही, लेकिन आपको पता भी होने चाहिए। तो पहले भारतीय संविधान में 3 अनुच्छेद हैं, 3 अनुच्छेदों पे पूरा दारोमदार है, जहाँ पर धन विधेयक और वित्त विधेयक से जुड़ी हुई बातें हैं। पहला है अनुच्छेद 109, ठीक है। आर्टिकल 109 धन विधेयक की विशेषताएं बताता है कि धन विधेयक की विशेषताएं क्या हैं, इसके लिए विशेष प्रावधान क्या क्या किए गए हैं, अनुच्छेद 109 में बताया गया है। दूसरा अनुच्छेद 110 ये धन विधेयक को परिभाषित करता है, और तीसरा अनुच्छेद 117 ये वित्त विधेयक के बारे में बताता है। ये 3 विधेयक हैं, 3 अनुच्छेद हैं, आपको तीनों अनुच्छेद याद कर लेना चाहिए। यह है धन विधेयक से संबंधित विशेष प्रावधान। क्या है? विशेष प्रावधान। क्या है? विशेष प्रावधान, ठीक है। धन विधेयक को कुछ स्पेशल कैटेगरी में रखा गया। देखो, विधेयक कितने प्रकार के होते हैं मैं बता चुका हूँ। संविधान संशोधन विधेयक क्या है पता है आपको, साधारण विधेयक क्या है ये आपको पता है, सरकारी विधेयक क्या है आपको पता है, निजी विधेयक क्या है ये भी पता है। बहुत आसानी से मैं समझा चुका हूँ इन चीज़ों को, ठीक है। इसके अलावा आपका धन विधेयक और वित्त विधेयक है, जो कॉम्प्लिकेटेड 2 टॉपिक हैं, ये आपको आज इजीली समझ में आ जाएंगे। और साथ ही अनुदानों से जुड़ी हुई जो आपकी जितनी कहानी है वो भी मैं बताऊँगा। एक बार मैं पहले आपको भारत के संविधान को खोल लेता हूं, मूल प्रति को खोल लेता हूं। अनुच्छेद 109 और अनुच्छेद 110 को पहले एक बार हम लोग देख लेते हैं, है ना। तो घबराने की ज़रूरत नहीं है, चीज़ें बहुत आसान है मेरे हिसाब से, कि चीज़ों को कॉम्प्लिकेटेड बना रखा गया है जब हम चीज़ों को खुद भी नहीं समझते और कोई समझाता भी नहीं है। तो मैं चीज़ों को बहुत आसान भाषा में ही आपको समझाऊँगा। पहले एक बार मूल प्रति से समझेंगे, फिर आपको मैं इजी कर दूंगा। धन विधेयक, मुझे लगता है आज ये अंतिम दिन होगा जब आप धन विधेयक को लेकर इतना ज़्यादा चिंतित होंगे। धन विधेयक इसके बाद आपको याद हो जाएगा, ठीक है। हाँ, आ गए हम, नज़दीक आ गए। आर्टिकल याद हो रहे हैं ना आप लोगों को? जो मेरा अल्टीमेट पर्पज़ ये था कि अनुच्छेद आप लोगों को याद भी होते रहें। तो जितने आर्टिकल मैंने पढ़ाए, तो मुझे उम्मीद है कि आप लोग निश्चित तौर पे मुझे निराश नहीं करेंगे। जितना मैं पढ़ा रहा हूँ आप लोग उनको रिवाइज़ कर रहे होंगे, और यदि आपने अभी रिवीजन कर दिया तो ज़िंदगी में कभी भी ऐसा मौका नहीं आएगा कि आपको चीज़ें भूल जाएँ, ठीक है। पहले मैं आपको समझाऊँगा, फिर भारत के अनुच्छेदों को, जो संविधान का अनुच्छेद है, इसे भी बता दूँगा धन विधेयक से जुड़ा हुआ, ठीक। चलिए, ये आर्टिकल है हमारे पास, अभी आगे हम इसको एक बार देखेंगे। एक बार फिर पुनः वापस लौटते हैं। ये अनुच्छेद 110 है, देखिए लिखा हुआ धन विधेयक की परिभाषा, ठीक है। और इसके ऊपर है आपका आर्टिकल 109। ये ज्वाइंट सेशन, आर्टिकल 108 मैंने आपको बताया था, वो आपका ज्वाइंट सेशन से जुड़ा हुआ है। यहाँ तक शायद हमारी चर्चा भी हो गई थी, ज्वाइंट सेशन तक, है ना, मैंने बता दिया था। अब इसके आगे ही बात करनी। चलिए, अभी पहले एक बार मैं आपको समझा देता हूँ। अब तो आर्टिकल 109 विशेष प्रावधान करता है, धन विधेयक की स्पेशलिटी बताता है। क्या क्या है? सबसे पहले चीज, धन विधेयक क्या होगा इसका निर्णय अध्यक्ष करेंगे, अनुच्छेद 109 में बताया गया है। धन विधेयक, किस विधेयक को धन विधेयक कहा जाएगा उसे लोकसभा का स्पीकर तय करेगा। वो बताएगा कि ये विधेयक धन विधेयक है या
साधारण विधेयक है या वित्त विधेयक है या जो भी है, तो इसका फाइनल जो निर्णय देने का अधिकार है वो है लोकसभा के अध्यक्ष को। किसे है? लोकसभा के अध्यक्ष को। क्लियर? पहली चीज तो ये समझ लेना है। किस में बात हुई है? आर्टिकल 109 में। दूसरी, जब भी धन विधेयक आएगा वो राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से आएगा। पहले राष्ट्रपति से परमिशन ले लिया जाएगा। बिना राष्ट्रपति के परमिशन के आपका धन विधेयक नहीं आ सकता है। ठीक। अब कारण, इसके पीछे का कारण क्या है कि राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति ली जाती है। आपको पता है कि धन क्या है ना, वित्त क्या है ना, एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। मनी सबसे इंपॉर्टेंट चीज है। देश को चलाने के लिए, देश की अर्थव्यवस्था को चलाने के लिए मनी से बढ़ के कुछ नहीं। मनी भगवान नहीं है, लेकिन भगवान से कम भी नहीं है ना। मनी भगवान नहीं है, लेकिन इसके बिना सारे काम रुक सकते हैं आपके। ठीक। तो कहने का तात्पर्य ये है कि अनुच्छेद 109 जो है ये बताता है कि धन विधेयक को क्यों स्पेशलिटी दी गई है, क्यों इसको पावरफुल बनाया गया है। अनुच्छेद 110 बताएगा कि धन विधेयक है क्या पहले, लेकिन उसकी पावर बता दी गई है। तो राष्ट्रपति, चूंकि आपको पता है कि संसद के अभिन्न अंग है और चूंकि पैसे का मामला होता है धन विधेयक के अंतर्गत, तो ऐसे में राष्ट्रपति से पहले ही अनुमति ले ली जाती है, पहले ही उनसे, ताकि राष्ट्रपति वीटो पावर का प्रयोग ना कर सके बाद में। पहले ही पूर्व अनुमति ले ली जाती है कि राष्ट्रपति उसको पुनर्विचार के लिए ना भेजें, राष्ट्रपति जेबी वीटो का प्रयोग ना करें। तो राष्ट्रपति के वीटो पावर की शक्ति को थोड़ा सा रेगुलेट करने के लिए पूर्व अनुमति ली जाती है। और मैंने आपको बताया था कि सिर्फ आर्टिकल 109 नहीं है जिसके तहत पूर्व अनुमति ली जाती है। यदि नए राज्यों का निर्माण करना है, पूरा स्थापना करना है, तो उसके लिए भी राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति ली जाती है। वित्त विधेयक श्रेणी 1 और श्रेणी 2 के लिए भी राष्ट्रपति से पूर्व अनुमति ली जाती है, यानी फाइनेंस बिल को भी में भी, लेकिन दोनों में डिफरेंसेस है। फाइनेंस बिल अलग है और ये अलग है, दोनों अलग अलग। अलग का मतलब एक लकीर है, बेसिक सी है, लेकिन पैसे से जुड़ा हुआ ये भी है, पैसे से जुड़ा हुआ ये भी है। तो पहले चीज है कि इसका निर्णय कौन करेगा कि ये वित्त विधेयक है कि नहीं, धन विधेयक है कि नहीं है, लोकसभा का अध्यक्ष करेगा। दूसरा, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति के बिना इसे पूरा स्थापित नहीं किया जाएगा, इसलिए ताकि राष्ट्रपति वीटो पावर का प्रयोग ना कर सके। ठीक। निलंबनकारी वीटो का प्रयोग ना कर सके, यानी पुनर्विचार के लिए ना भेज सके। दूसरी चीज। तीसरी चीज, इसे लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जा सकता है, केवल और केवल ये लोकसभा में ही प्रस्तुत हो सकता है। धन विधेयक लोकसभा में ही प्रस्तुत होगा, आर्टिकल 109 ये कहता है। और इसके बाद राज्यसभा इसे केवल 14 दिन के लिए रोक सकती है। यदि राज्यसभा जाएगा ये विधेयक, तो राज्यसभा में सिर्फ 14 दिन के लिए इसे रोका जा सकता है। और एक चीज और ध्यान रखिएगा, राज्यसभा इस पर कोई संशोधन नहीं कर सकती है। ठीक है। तो लोकसभा से जब धन विधेयक राज्यसभा के पास जाता है, तो संविधान निर्माताओं ने जब राज्यसभा को कोई पावर ही नहीं दी, कोई शक्ति ही नहीं दी, तो राज्यसभा में फिर भेजने की बात क्यों कही? यही हो जाता कि केवल लोकसभा से पारित होगा। ऐसा ही बना देते कि लोकसभा से ही पारित करेंगे और कोई ज़रूरत नहीं है किसी भी तरीके से। लेकिन ऐसा इसलिए नहीं बनाया गया क्योंकि एक चीज़ समझिएगा, राज्यसभा के पास निश्चित तौर पे कोई पावर नहीं है, लेकिन राज्यसभा के पास एक चीज है, राज्यसभा धन विधेयक को लेकर सुझाव दे सकती है। सुझाव समझ रहे हैं? सुझाव मतलब हो सकता है कि लोकसभा में कुछ विचार विमर्श से रह गया हो, तो उसकी क्षतिपूर्ति, उसकी कमी, उसको बताने एक बार उसको मेंशन करा सकती है राज्यसभा। इसलिए दूसरे सदन को भी इसे भेजा जाता है, लेकिन 14 दिन से ज़्यादा पावर नहीं है। ठीक है। आमतौर पे देखा जाए तो भाई पहले तो विधेयक प्रारंभ ही नहीं हो सकता, यही पावर नहीं है राज्यसभा के पास। लोकसभा में ही प्रारंभ होगा, लोकसभा ही संशोधन को, उसके सुझाव को माने ना माने, संशोधन तो कर ही नहीं सकती है। ये सब राइट आपके लोकसभा के पास है। तो पहला है निर्णय कौन करेगा? लोकसभा के अध्यक्ष। दूसरा क्या है? राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति से ही विधेयक आएगा। तीसरा क्या है? इसके पहले लोकसभा में ही प्रस्तुत किया जाएगा। चौथा, राज्यसभा केवल 14 दिन के लिए इसे रोक सकती है। और पांचवा क्या है? इस पे संयुक्त अधिवेशन नहीं बुलाया जा सकता, ज्वाइंट सेशन नहीं बुलाया जा सकता, क्योंकि गतिरोध की स्थिति नहीं मानी जाती। स्पेशल पावर इसके पास है। ये है आपका आर्टिकल 109, जिसमें धन विधेयक को लेकर विशेष प्रावधान है। क्लियर? अब आर्टिकल 110 मेन ये है परिभाषा, धन विधेयक की परिभाषा। हर चीज की अपनी एक परिभाषा होती है, वैसे धन विधेयक की परिभाषा कि धन विधेयक कहेंगे किसे।
अब मैं आपको बहुत आसान समझा रहा हूँ, अभी मैं अनुच्छेदों में भी पढ़ाऊंगा तो वहाँ पे आप कंफ्यूज हो जाएंगे, लेकिन जो मैं आपको बता रहा हूँ शायद ये कभी ना भूले। आसान भाषा में मैं आपको बताऊं कि जहां से धन आए, धन आने का स्रोत धन विधेयक से जुड़ा हुआ है, धन आने से जुड़ा हुआ है, धन आए कम या ज़्यादा ये धन विधेयक से जुड़ेगा। जैसे पहला है टैक्स, कर, या तो राज्य कर लगा सकता है, लगाएगा, या तो राज्य कर हटा देगा, या तो राज्य कर को बढ़ाएगा, या तो राज्य कर को घटाएगा। ये 4 काम कर सकता है राज्य। इससे जुड़ा हुआ कोई भी बिल होगा जिसमें कोई टैक्स लग रहा होगा या हटाया जा रहा होगा, बढ़ाया जा रहा होगा या घटाया जा रहा होगा, क्या होगा, वो धन विधेयक की परिभाषा में आएगा। ये 4 चीजें हैं। क्लियर? दूसरा है कि सरकार के द्वारा कर्ज लिया जाए। एक तो तरीका है कि टैक्स कौन देता है, आम जनता, देश के नागरिक, ये सब देते हैं। इनकम टैक्स, बहुत सारे अप्रत्यक्ष जीएसटी है आपका, ठीक है। जीएसटी पे मैंने वैसे जब जीएसटी आया था तो मैंने यहाँ पे क्लास ली थी, इकोनॉमी उस समय मैं पढ़ा रहा था संस्था में, तो मैंने जीएसटी उसमें समझाया था। लेकिन मैं सोच रहा हूँ कि जीएसटी एक बार फिर से डिस्कस की जाए, क्योंकि जीएसटी बहुत कॉम्प्लिकेटेड टॉपिक है। तो जीएसटी को लेकर एक दिन हम चर्चा करेंगे। और जीएसटी अभी तक सरकार को ही नहीं समझ में आया कि क्या ले आए हम। सरकार के साथ व्यापारी भी परेशान है, उसको ही नहीं पता ये क्या आ गया। और तो यह है कॉम्प्लिकेटेड, अभी तक किसी को ये समझ ही नहीं आ रहा है जीएसटी को लेकर। सब में अलग-अलग टेस्ट अलग अलग है। हाँ। कैसा टेस्ट है? टेस्ट नहीं सर, टैक्स अलग अलग है। अरे होता है ना, अभी इनको भी नहीं समझ में आया। ठीक है, तो ये कर से जुड़ी हुई जो भी मामले होंगे किससे हो जाएंगे, ठीक। दूसरा, सरकार के पास पैसे का आने का स्रोत एक तो टैक्स है, राजस्व है, ठीक। और ये पूरा पैसा कहाँ जाता है, संचित निधि पे जाता है। भारत की संचित निधि बनी हुई है, जितना कर का पैसा है सब वहाँ जाके एक जगह डंप होता जा रहा है। वही है, वह मेन कोर्स वही है हमारा। 3 प्रकार के आपके निधियाँ हैं, संचित निधि, लोक लेखा निधि, और मैंने आपको बताया था आर्टिकल 266 भारत की संचित निधि, आर्टिकल 267 आकस्मिक निधि, बताया था मैंने, आप लोगों ने पढ़ा भी था, ठीक है। इसके अलावा क्या है आपका, पहला है करों से जुड़ा हुआ। दूसरा, सरकार को कहीं से कर्ज मिले, पैसा कहाँ से आएगा, दूसरा तरीका है कर्ज से। पहला है कर से पैसा आएगा, दूसरा कर्ज से पैसा आएगा। तो सरकार किसी विदेशी देश से कर्ज ले, ठीक है, कर्ज ले और दे, उसके ब्याज का भुगतान करे, कुछ भी करे, कर्ज से जुड़ा हुआ कुछ भी करे। विदेशों से खूब पैसा लिया जाता है। अभी देखिए गाजियाबाद में आपकी यहाँ पर भारत की पहली रीजनल रेल बन रही है, गाजियाबाद से मेरठ तक इसे बनाई जा रही है। आप लोगों ने देखा है कि नहीं देखा? मेरठ रोड पे आप जाएंगे तो वहाँ पे लिखा रहेगा भारत की पहली रीजनल रेल, ठीक है। मेट्रो के तर्ज पे ही, मेट्रो से ही उसको अटैच करेंगे, जोड़ दिया जाएगा। तो इसमें पूरा निवेश है, जापानी कंपनी का निवेश है, ठीक है। तो इस पर अच्छा खासा फंड आया हुआ है, अच्छा खासा पैसा। आप लोगों ने एक देखा होगा गाजियाबाद में उत्तर प्रदेश का, या मेरे ख्याल से इंडिया का या उत्तर प्रदेश का सबसे बड़ा एलिवेटेड बना हुआ है। यदि आपको गाजियाबाद से दिल्ली जाना है तो आपको ज़्यादा नहीं लगेगा, सेकेंडों, ज़्यादा से ज़्यादा मुश्किल 10 मिनट का रास्ता बचा है भी बहुत दूर नहीं है। लेकिन एलिवेटेड ने बहुत इजी कर दिया, कोई ट्रैफिक नहीं, कुछ नहीं, आराम से चढ़िए जब से। लेकिन अभी किसान बैठे हुए हैं जब से गाजीपुर बॉर्डर पे, तब से एलिवेटेड को बंद कर रखा है, डाइवर्टेड कर रखा है। तो एलिवेटेड भी बनाया गया, जापान ने बनाया। तो करोड़ों रुपए का निवेश कर रहा है जापान भारत में, और न्यूनतम ब्याज पे, बहुत न्यूनतम ब्याज। बुलेट ट्रेन कौन बना रहा है, जापान दे रहा है उसके लिए पैसा, उसके लिए ऋण, उसके लिए टेक्नोलॉजी, उसके लिए अपने वर्कर। या दिल्ली मेट्रो किसने बनाई, जापान ने बनाई। तो ये जो सरकारी कर्ज मिलता है, विदेशों से सरकारी कर्ज मिलता है, इनकी ब्याज की अदायगी, इनका मूलधन की अदायगी, ये सब धन विधेयक के अंतर्गत आता है। क्लियर? और तीसरा है भारत की संचित निधि से पैसा निकालना है, भारत की संचित निधि और आकस्मिक निधि, आकस्मिक निधि, ये भी कहां से आएगा आपका, ये भी क्या होगा, धन विधेयक। ये 3 चीजें याद कर लो बस, ये 3 चीजें हैं, अभी मैं दिखा दूंगा आपको अनुच्छेद। पहला है कर्ज, ठीक है, बढ़ाना, घटाना, खत्म करना, लगाना, ये सब आपका आएगा धन विधेयक की परिभाषा। दूसरा, सरकारी कर्ज, धन विधेयक की परिभाषा। तीसरा, भारत की संचित निधि, आकस्मिक निधि, धन विधेयक की परिभाषा।
क्लियर हो, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, है ना? नहीं है। यदि सरकार के द्वारा कोई जुर्माना लगाया जाए तो क्या भारत की ये भी पैसे से जुड़ा हुआ मामला है? जुर्माना समझते हैं? हाँ, कई बार होता है कि आप न्यायालय में जाते हैं तो बहुत सारे केसेस होते हैं, आपराधिक कृत्य होते हैं, उसमें जुर्माना लगाया जाता है। अभी आप हेलमेट, तो जुर्माना संचित निधि के अंतर्गत धन विधेयक में नहीं आता है। लाइसेंस धन विधेयक में नहीं आता है। लाइसेंस गवर्नमेंट बहुत सारी चीज़ों के लिए लाइसेंस आपको लेना पड़ता है ना? आज के टाइम पे अब लाइसेंस राज ही चल रहा है, हर चीज़ के लिए लाइसेंस, हर चीज़ के लिए लाइसेंस। वैसे कम हुआ, पहले तो बहुत ज़्यादा था। तो क्या है वो? धन विधेयक नहीं है। क्या नहीं है ये भी पता होना चाहिए। है ये तीन चीज क्लियर होना चाहिए। तो लोकसभा के अध्यक्ष क्या करते हैं? इन्हीं तीन चीज़ों को देखते हैं। जब बिल आता है उनके पास तो तीन चीज़ें देखते हैं वो। अच्छा, टैक्स से जुड़ा हुआ है क्या? सरकारी कर से जुड़ा हुआ है क्या? ये संचित निधि से जुड़ा हुआ है क्या? आकस्मिक निधि समझ रहे हैं ना? भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय आपात की परिस्थितियों को निपटने के लिए कुछ पैसा, लगभग 1000 करोड़ रुपए के पैसे का एक फंड बना दिया गया है। ठीक है, इसे आकस्मिक निधि कहते हैं। आप लोग भी बना के रखा होगा, आप लोगों ने भी अपना आकस्मिक निधि है कि नहीं आप लोगों के पास? होती है, ऐसा नहीं। आपकी माता जी ने घर पे आकस्मिक निधि बना रखी होगी, महिलाएं करती हैं काम। ठीक है, सारी आकस्मिक निधि उनकी नोटबंदी में निकली थी, फ्लो में कुछ ना कुछ निकलता है, ऐसा नहीं निकलता है। ठीक है, तो नोटबंदी पे आकस्मिक निधि निकली है ना। तो आकस्मिक निधि होती है, आप लोगों को नहीं पता है, जानकारी नहीं है, लेकिन सारा मोदी जी ने पोल खोल दिया जितना भी है। तो ये हो गया आपका। एक बार अब इसको भारत के संविधान के अनुच्छेद पे देख लेते हैं। ठीक है, पहले मैं आर्टिकल 110 खोलूं या 109 खोलूं, बताइए। 109 पहले देखेंगे। इसमें कुछ इशू है मेरे ख्याल से। 109 देखिए, 109 का थोड़ा सा या तो पेज मिसिंग है या तो कुछ इशू ये है। हाँ, यहाँ पे वही है। इसको 2 बार 3 बार मैं पलट पलट चुका, मिल नहीं रहा था। ये है आर्टिकल 109, धन विधेयकों के संबंध में विशेष प्रक्रिया। लिखा हुआ धन विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा, पहले ये बता दिया। ठीक है, फिर बता दिया धन विधेयक लोकसभा द्वारा पारित किए जाने के पश्चात राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारित किया जाएगा। राज्यसभा विधेयक की प्राप्ति की तारीख से 14 दिन की अवधि के विधेयक को सिफारिशों सहित लोकसभा में लौटा देगी। ऐसा होने पर लोकसभा राज्यसभा की किन्हीं सिफारिशों को स्वीकार या अस्वीकार कर सकेगी। नेक्स्ट है, यदि लोकसभा राज्यसभा की किसी सिफारिश को स्वीकार कर लेती है तो धन विधेयक राज्यसभा द्वारा सिफारिश किए गए लोकसभा द्वारा स्वीकार किए गए संशोधनों सहित दोनों सदनों को पारित किया समझा जाएगा। नेक्स्ट है, यदि लोकसभा राज्यसभा की किसी सिफारिश को स्वीकार नहीं करती तो धन विधेयक राज्यसभा द्वारा सिफारिश किए गए संशोधनों के बिना दोनों सदनों द्वारा उस रूप में पारित किया गया समझा जाएगा जिसमें वो लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। नेक्स्ट है, यदि लोकसभा द्वारा पारित और राज्यसभा को उसकी सिफारिशों के लिए पारित धन विधेयक 14 दिन की अवधि के भीतर लोकसभा को नहीं लौटाया जाता, उक्त अवधि की समाप्ति पर दोनों सदनों उस रूप में पारित किया गया समझा जाएगा जिसमें वो लोकसभा द्वारा पारित किया गया था। ठीक है, ये हो गया आर्टिकल 109। आर्टिकल 110 में धन विधेयक की परिभाषा है। इस अध्याय के प्रयोजनों के लिए कोई विधेयक धन विधेयक समझा जाएगा यदि उसमें केवल निम्नलिखित सभी या किन्हीं विषयों से संबंधित उपबंध है। अब धन विधेयक की परिभाषा, जो चीज़ मैंने आपको समझाया वही चीज़ है। लिखिए, ये किसी कर का अधिरोपण, उत्सादन, परिहार, परिवर्तन, विनियमन, टैक्स से जुड़ा हुआ हो गया। लगाना, हटाना, कम करना, बढ़ाना, सब कुछ ये हो गया। दूसरा, भारत सरकार द्वारा धन उधार लेने का प्रत्याभूति देने, विनियमन, भारत सरकार द्वारा अपने ऊपर ली जाने वाली किन्हीं वित्तीय बाध्यताओं से संबंधित विधि का संशोधन। यानी भारत सरकार यदि कोई कर्ज लेती है, किसी तरीके का उधार लेती है तो ये हो गई, कोई भी गारंटी देती है, ये सब कुछ आपका इससे जुड़ा हो गया। ये हो गया धन विधेयक। ठीक है, नेक्स्ट है, अगला है भारत की संचित निधि, आकस्मिक निधि की अभिरक्षा में किसी निधि का जमा करना, उससे धन निकालना। ठीक है, तो संचित निधि में, ठीक है, पैसा निकालना है, कुछ भी करना है तो उसके लिए संसद में विनियोग विधेयक लाना पड़ता है और विनियोग विधेयक के माध्यम से ही होता है ये। ठीक है, अगला है आपका, नेक्स्ट है
भारत की संचित हित में धन का विनियोग, पैसा निकलना, ट्रांजैक्शन करना, किसी व्यय को भारत की संचित हित पर भारित घोषित करना या किसी ऐसे रकम को बढ़ाना। जैसे आपको पता है कि बहुत सारे व्यय जो हैं भारत की संचित हित पर भारित कर दिए गए हैं, चाहे राष्ट्रपति का वेतन हो, सभापति उपसभापति की सैलरी हो, या लोकसभा अध्यक्ष उपाध्यक्ष का हो, सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस हो, सीएजी हो। तो अभी नया भी कोई भारित करना है तो भी वो धन विधेयक के तौर पे ही लाया जाएगा। अगला है भारत की संचित निधि या भारत के लोक लेखे मद से धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा, निर्गमन, संघ या राज्य की लेखाओं की संपरीक्षा। तो ये लोक लेखा निधि से जुड़ा हुआ है। अब आगे यहाँ पे बता दिया गया है कि धन विधेयक से जुड़े हुए और क्या है। कोई विधेयक केवल इस कारण से धन विधेयक नहीं समझा जाएगा कि वो जुर्माना, ये देखिए लिखा हुआ है, जुर्माना धन विधेयक नहीं है। धनीय शास्तियों किसी तरीके का दंड लगाया गया है। शास्ति मतलब दंड, जैसे पैसा वसूल, तो किसी प्रकार का जुर्माना, शास्तियों के अधिरोपण, अनुगुप्तियों के लिए फीस या कोई नई सेवाओं की फीसों की मांग संदाय का उपबंध करता है तो इस कारण से धन विधेयक नहीं समझा जाएगा। किसी स्थानीय प्राधिकारी निकाय या, तो यदि कोई, देखो पहला क्या है, जुर्माना, जुर्माना कोई फीस, ये सब आपका धन विधेयक नहीं है। दूसरा लाइसेंस वगैरह बनवाना, ये भी लाइसेंस से द्वारा प्राप्त धन या उसको लेकर के कुछ कार्य करना, वो भी आपका, ठीक है, क्या है, धन विधेयक नहीं है। तीसरा स्थानीय जो प्राधिकारी हैं, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट है, उनके द्वारा टैक्स का उद्ग्रहण करना, वो भी धन विधेयक के अंतर्गत नहीं आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ देखिए, स्थानीय प्राधिकारी या निकाय या स्थानीय प्रयोजनों के लिए किसी कर के अधिरोपण, उत्साधन, परिहार, परिवर्तन, विनियमन का उत्पन्न करता है। धन विधेयक क्लियर समझ में आया कि नहीं आया, ये बताओ, समझ में आया कि नहीं आया? आ गया। पहला है टैक्स से जुड़ा हुआ, दूसरा सरकारी कर से जुड़ा हुआ, तीसरा संचित निधि है, आकस्मिक निधि है और लोक लेखा निधि से भी जुड़ा हुआ है। ठीक है, इसका चौथा ये है ना आपका, ये है भारत की संचित निधि या भारत के लोक लेखे मध्य धन प्राप्त करना अथवा ऐसे धन की अभिरक्षा या निर्गमन अथवा संघ और राज्य के लेखाओं की संपरीक्षा। इन सब धन को क्या बोलेंगे, जुर्माना, चालान, ये सब लोक लेखा में जाता है। ये पैसा जितना भी इस तरीके का जाता है ना, पब्लिक अकाउंट में जाता है। ठीक है, ये हो गया आपका, ये धन विधेयक, मतलब विधेयक इस तरीके, कोई जुर्माना लगाना तो धन विधेयक ना लाके फिर वित्त विधेयक किस लिए है, फिर अभी फाइनेंस बिल पे तो जाओगे। ठीक है, तो अभी वहां पे चल रहे हैं ना, ये धन विधेयक के अंतर्गत इनको नहीं माना जाएगा, ऐसा लिख दिया गया है। अगला है किसी कर के अधिरोपण, उत्साधन, परिवर्तन, विनियोग बंद करता है। यदि ये प्रश्न उठता है कि कोई विधेयक धन विधेयक है नहीं है तो उस पर लोकसभा के अध्यक्ष का विनिश्चय अंतिम होगा। जब धन विधेयक अनुच्छेद 109 के अधीन राज्यसभा को पारित किया, अभी थोड़ा एक विवाद भी हुआ था, शायद आधार को लेकर के एक बिल आया था और उसको धन विधेयक करार दे दिया था। ठीक है, तो उसको लेकर बड़ा विवाद हुआ था कि लोकसभा के अध्यक्ष ने इसको धन विधेयक क्यों बना दिया, धन विधेयक की परिभाषा के अंतर्गत कैसे आ सकता है। तो आधार विधेयक जो आपका आया था बायोमेट्रिक वाला, उसे भी मनी बिल के तौर पे लाया गया था। और मनी बिल के आने का मतलब आप समझ ही रहे हैं, यहाँ पे उसका भी निश्चय अंतिम होगा, कहीं जा भी नहीं सकते। तो दुरुपयोग भी होता है इसका, क्योंकि राज्यसभा के पंख तो ऐसे काट दिए, जैसे धन विधेयक लिखा राज्यसभा का उड़ना बंद, क्योंकि पावर है ही नहीं कुछ इस पे। ठीक है, तो इसका दुरुपयोग भी करते हैं। विरोध से कुछ नहीं होता, भारत में विरोध ज़्यादा इतना काम नहीं करता है। हाँ, कर ही रहे हैं, विरोध करते तो हैं, वॉकआउट करते हैं, बेचारे निकल जाते हैं, कई बार गांधी जी के सामने बैठ जाते हैं। ठीक है, गांधी की प्रतिमा एक बना के रखी गई है, गांधीवाद पढ़ा रहा हूँ ना आप लोगों को, समझ में आ रहा है ना, प्रतिमा, वो इसीलिए उस आदमी को संसद के बाहर रखा गया है। वैसे भी वो संसद के अंदर प्रवेश नहीं किए, संविधान सभा में बाहर रखा गया कि अनशन जिसको करना है उस प्रतिमा के बाहर खड़े होकर कर सकता है। ठीक है, तो ये आपका अनुच्छेद 117 है। अनुच्छेद 100 ये हो गया 109, 110 समझ में आ गया होगा। आज से धन विधेयक मत भूल जाना। ठीक है, संचित विधेयक क्या है? कौन सा विधेयक? ये ऐसा संचित निधि बेटा, एक तरीके से समझो कि जैसे आपका बैंक अकाउंट है ना, घर का जितना पैसा आ रहा है वहीं जाके रख रहे हो ना, है ना, वैसे ही भारत सरकार का एक अकाउंट है। जितना भारत सरकार पैसा कलेक्ट करती है टैक्स के तौर पे, वो पैसा वहाँ जाके रखती है, तो संचित निधि। हाँ, वही तो हुआ, टैक्स को कर ही तो बोले क्या। तो सर अलग कर, एक अलग अरे वो पैसे को रखोगे कहाँ? आपके पिताजी कमाते हैं किसी तरीके से, भारत सरकार कैसे कमाती है? टैक्स लेती है, तो वो रखेगी कहाँ? वैसे वो संचित निधि पे रखती है, आरबीआई इसको मैनेज करता है ना। तो रखने की जगह अलग है
और कमाना अलग चीज़ है। सरकार ये ला रही है टैक्स, कर्ज, यदि नहीं होगा पिताजी के पास पैसा तो कर्ज लेके आपको भेजेंगे, है ना, कर्ज लेके। तो धन का आने का स्रोत धन विधेयक और धन के जाने का स्रोत वित्त विधेयक। ठीक है, विकासात्मक कार्यों में जो विधेयक लगे, विकासात्मक कार्यों से जुड़ा हुआ विधेयक, पैसे से जुड़ी विकासात्मक चीजें ही तो हैं इसमें। ठीक है, विकासात्मक कार्यों से लगा हुआ जो है ये आपका क्या है, वित्त विधेयक। ठीक है, तो अब वित्त विधेयक को दो श्रेणियों में बांटा गया है, दो कैटेगरी है वित्त विधेयक की। पहला है टाइप ए, कैटेगरी श्रेणी 1, और दूसरा है टाइप बी। पहले इनके बारे में समझ लो कि दोनों को चीज़ें, सबसे पहले इजीली मैं आपको समझा रहा हूं कि ये जुड़ा हुआ विकासात्मक कार्यों से, यानी कि कानूनी उपबंध भी होते हैं इसमें, इसमें कानूनी उपबंध भी होते हैं, खर्च के उपबंध भी होते हैं, इसमें भी पैसे को ही, पैसे से जुड़ी हुई बातें ही हैं, लेकिन इसमें कानूनी उपबंध है, विकासात्मक उपबंध है, इससे जुड़ा हुआ है आपका फाइनेंस बिल, वित्त विधेयक। अब क्या है, आर्टिकल 117 भी देखेंगे, लेकिन पहले इससे जुड़े हुए कुछ क्लॉज समझ लो। ये आपका आर्टिकल 117(1) इसको डिफाइन करता है। ठीक है, और ये आपका 117(2) आपका डिफाइन करता है। वित्त विधेयक श्रेणी 1 को अनुच्छेद 117(1) में बोला गया और इसमें अनुच्छेद 17(2) में बोला गया है। ठीक है, अब ये कैसे होगा, पहली बात, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति चाहिए कि नहीं चाहिए, राष्ट्रपति की पूर्व अनुमति इसमें भी चाहिए, बिना राष्ट्रपति की अनुमति के नहीं आ सकता। पूर्व अनुमति, पहले ही राष्ट्रपति से अनुमति ले ली जाएगी, इसमें भी ली जाएगी और इसमें भी पूर्व अनुमति ले ली जाएगी। क्लियर है। इसके बाद ये केवल लोकसभा में ही प्रारंभ होगा, केवल लोकसभा में प्रारंभ, वित्त विधेयक श्रेणी 1 लोकसभा में प्रारंभ। जैसे धन विधेयक के फीचर है कुछ वैसे ही लग रहे होंगे आपके, लेकिन जो वित्त विधेयक श्रेणी 2 है वो किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकता है, चाहे वो लोकसभा हो, किसी भी सदन में प्रारंभ, सदन में प्रारंभ। ठीक है, तो ये केवल लोकसभा में प्रारंभ और ये केवल, ये आपका किसी भी सदन में प्रारंभ। कोई दिक्कत बताइए, कोई दिक्कत हो तो। राज्यसभा अस्वीकार कर देगी इसे, वित्त विधेयक को, धन विधेयक को स्वीकार कर सकती है, अस्वीकार कर सकती है, संशोधन कर सकती है। वित्त विधेयक श्रेणी 1 को राज्यसभा स्वीकार भी कर सकती है, इसलिए धन विधेयक से अलग हो जाता है। नहीं तो शुरुआती देखिए ये फीचर दोनों धन विधेयक वाले फीचर हैं इसमें, तो राज्यसभा के पास भी इसमें पावर है और इसमें ज्वाइंट सेशन हो सकता है, संयुक्त अधिवेशन हो सकता है, संयुक्त अधिवेशन हो सकता है। ठीक है, क्लियर। इसे भी राज्यसभा स्वीकार कर सकती है और इस पे भी संयुक्त अधिवेशन हो सकता है। ये आपको क्लियर होना चाहिए कि श्रेणी 1 की पावर क्या है, श्रेणी 2 अंतर कितना है इसमें। ये किसी भी सदन में प्रारंभ हो सकता है और ये केवल लोकसभा में प्रारंभ होगा। अब ये दोनों बलाएं हैं क्या, पहले इन दोनों बलाओं को समझिए। ठीक है, एक बार आर्टिकल 117 चलते हैं, फिर इसके बाद मैं आपको विकासात्मक कार्य से जुड़ा हुआ विधेयक जितने भी होते हैं, यानी कि मान लीजिए तो आपका मतलब मेन जो पावर है ना धन विधेयक और वित्त विधेयक को लेकर के, वो किसके पास है, लोकसभा के अध्यक्ष के पास है। ये है वित्त विधेयकों के बारे में विशेष उपबंध। अनुच्छेद 110 के खंड 1 के उपखंड का के उपखंड चा में निर्दिष्ट किसी विषय को उपबंध करने वाला विधेयक या संशोधन राष्ट्रपति की सिफारिश से ही पुनर्स्थापित या प्रस्तावित किया जाएगा। देखिए राष्ट्रपति की अनुमति बोल रहा है, ठीक है। दूसरा, अन्यथा नहीं, ऐसा उपबंध करने वाला विधेयक राज्यसभा में पुनर्स्थापित नहीं किया जाएगा। अगला, परंतु किसी कर के घटाने या उत्साधन के लिए उपबंध करने वाले किसी संशोधन के प्रस्ताव के लिए इस खंड के अधीन सिफारिश करने की अपेक्षा नहीं है। तो कहने का मतलब ये टैक्स, ये आपका ये किसी कर को घटाना है, उसको बढ़ाना है, ये तो आपका धन विधेयक पे चला गया, तो यहाँ पे स्पष्ट कर दिया। अगला, कोई विधेयक या संशोधन उक्त विषयों
वाला केवल कारण नहीं समझा जाएगा कि जुर्माने या धनी शास्तियों अधिरोपण अथवा अन्यथा फीसों या कई सेवाओं की फीसों या मांग या उनके संदाय को बंद करता तो इस कारण नहीं समझा जाएगा कि वो किसी स्थानीय प्राधिकारी, तो यानी कि ये जुर्माना वगैरह ये भी वित्त विधेयक नहीं है। अगला, जिस विधेयक को अधिनियमित और परिवर्तित किए जाने की भारत की संचित निधि में व्यय करना पड़े, ये देखो खर्च से व्यय, संचित निधि का व्यय यानी विकासात्मक करना पड़े, जिससे क्या होना संचित निधि पे व्यय करना पड़े, वह विधेयक संसद के किसी भी सदन में तब तक पारित नहीं किया जाएगा जब तक ऐसे विधेयक को विचार के लिए उस सदन में राष्ट्रपति ने सिफारिश नहीं की हो। तो ये व्यय से जुड़ा हुआ है, इसके अंदर भी जुर्माने, लाइसेंस, स्थानीय प्राधिकारियों के कर, फीसें कुछ नहीं आती हैं। तो ये आपका किससे जुड़ा हुआ है, ठीक है, क्लियर है, स्पष्ट है, ठीक। ये है आपका वित्त विधेयक। वित्त विधेयक विकासात्मक कार्यों से और धन विधेयक आपका पैसे रुपए से जुड़ा हुआ है, ठीक है, पैसे रुपए से जुड़ा हुआ है, मतलब पैसे आना धन विधेयक और पैसा जाना वित्त विधेयक। आसान भाषा में, मतलब बहुत इजी यदि आपको मैं समझाना चाहूँ, ठीक है, क्लियर। चलिए, ये हो गया धन विधेयक और वित्त विधेयक जिनसे जुड़े हुए। और यहाँ पे ध्यान रखिएगा, ज्वाइंट सेशन दोनों में हो सकता है, धन विधेयक में ज्वाइंट सेशन की कोई संभावना नहीं है। ये चीज कंफ्यूज करता है कि इस पे लोकसभा में श्रेणी 1 प्रारंभ होता है और श्रेणी 2 आपका किसी भी सदन में प्रारंभ हो जाता है। इजी है। अब धन विधेयक नहीं भूलोगे कभी भी, वित्त विधेयक नहीं भूलेंगे, दोनों चीजें हो गई। वित्त विधेयक विकासात्मक कार्यों से जुड़ा हुआ और धन विधेयक आपका धन आना इससे, जाना उससे, एक तरीके से आसान भाषा में बेस्ट रहेगा समझना। चलिए, पैसे को संभालना, मतलब पैसा आपके पास आ गया है तो उसे मेंटेन करना, संभालना और आगे बढ़ाना धन विधेयक, और पैसे को भेजना, खर्चा करना, विकासात्मक कार्य करना, ये सब चीज़ें वित्त विधेयक। उसमें कानूनी प्रावधान भी होते हैं, ठीक है। धन विधेयक में अमाउंट आ रही है, उससे अमाउंट जा रही है, क्लियर। ये हो गया आपका धन विधेयक और वित्त विधेयक। इतना कॉम्प्लिकेटेड चीज़ थी, इजीली आपको समझ में आ गई। अब बात करते हैं जो आपके कुछ बजट से जुड़ी चीज़ें हैं। पहले आर्टिकल देखेंगे, फिर इसके बाद एक एक करके चीज़ों को हम समझने का प्रयास